हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इकोसिस्टम चैप्टर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इकोसिस्टम जो कि एक छोटा चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है और पीवाईक्यू में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए और इतने इजी जो कि एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन इसी इकोसिस्टम चैप्टर से असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए एआर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और यही करते हैं हम असर्शन रीजन सीरीज में, जहां पे हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस की। और आज हम करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ओशियंस आर लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग द बायोमास ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ अर्थ सरफेस। ओशियंस में बहुत कम प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो 170 बिलियन टन जो पूरे बायोस्फीयर की है, ओशन की सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन है। बेशक उनके पास 70% एरिया है। ऐसा होता क्यों है? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वो लिमिट होती है बाय लाइट विच डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ। प्रोडक्टिविटी कम है, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो नीचे तक, ओशन के नीचे बॉटम तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कम होती। दूसरा रीजन होता है न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी कम होती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया। तो इन दो रीजंस की वजह से हमारे ओशियंस की प्रोडक्टिविटी कम पाई जाती है। तो असर्शन सही है और रीजन भी सही है और लाइट को मेंशन करके उन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। ऑप्शन 1 सही। अगला क्वेश्चन देखो, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकली यूजफुल एनर्जी एज हीट with every energy transfer in food chain is a consequence of second law of thermodynamics। बिल्कुल सही। अगर देखा जाए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो ये कहता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में, तब हीट लॉस की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। और यही तो रीजन है कि इकोसिस्टम को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये तो असर्शन सही है। आगे लिखा है, एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप परमानेंटली इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज ईदर पास ऑन टू हायर ट्रॉफिक लेवल or becomes available to retrivore or decomposer after the organism dies। अब ये स्टेटमेंट भी सही है। ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो हमेशा उस ऑर्गेनिज्म में नहीं रहेगी, या तो उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खा लेगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, वो एनर्जी डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर्स को मिलती। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ऊपर देखा जाए तो सेकेंड लॉ की बात कर रहा था, नीचे देखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ की तरफ बात कर रहा है कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय, जबकि ट्रांसफर होती है। तो ये दोनों अलग अलग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखो, हर्बिवोर आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज दे कन्वर्ट प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। अब हर्बिवोर को प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स पर फीड करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं, तो प्लांट मैटर को वो अपने अंदर एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही। डिकम्पोजर्स एक पिवटल रोल प्ले करते हैं इन इकोसिस्टम, दे इनडायरेक्टली सपोर्ट टू द प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये इनऑर्गेनिक मैटर हमारे जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स को प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें ज़रूरत है ना मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो हमारे डिकम्पोजिशन रोल प्ले करते हैं। और प्रोड्यूसर्स दोनों ही सही है, पर दोनों अलग अलग बातों की बताई जा रही है। हमारा क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर मेरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहां पे जो बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन्स का एट एनी गिवन टाइम इज लोअर देन बायोमास ऑफ जूप्लैंक्टन्स। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया था ना, वहां पे हमने देखा था फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है और जूप्लैंक्टन्स का बायोमास ज्यादा है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आया था सी में। अब ऐसा होता है इसलिए क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज्यादा है,
लेकिन जब भी वो इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, zooplankton उसको फीड कर लेते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं। तो किसी भी गिवन टाइम पे फाइटोप्लैंक्टन्स का मास ज्यादा पाया ही नहीं जाता, कि बहुत रैपिडली कंज्यूम कर लेते हैं zooplankton। अगर रीजन में देखें तो रीजन में लिखा है कि फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम कर लिया जाता है बहुत जल्दी से, एज रैपिडली एज दे आर फॉर्म, दस हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो ये दोनों ही सही है। और ये इन्वर्टेड क्यों है, क्यों बायोमास फाइटोप्लैंक्टन्स का कम है, उसका रीजन भी लिख रखा है। तो ये क्या हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इकोसिस्टम को विजुअलाइज किया जाता है एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जैसे कि मैं कहूँ ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट एक सेल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो इकलौता सेल दिखा सकता है, जैसे कि हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखा। तो सेम इसी तरीके से नेचर में जो पाया जाता है वो एक इकोसिस्टम में देखा जा सकता है। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो हो रहा है। वहाँ पे बायोटिक और जो बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो देखो पूरे नेचर की एक फंक्शनल यूनिट हो गई ना, तो असर्शन तो सही हो गई। रीजन लिखा है कि इकोसिस्टम नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो ये रीजन भी सही है। और इसी तरीके से हम बता रहे हैं उस इंटरेक्शन की वजह से फंक्शनल रोल प्ले करता है। तो ये दोनों हमारी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इज द बेस ऑफ लाइफ ऑफ हेटेरोट्रॉफ। अब देखो, अगर प्लांट्स की बात करूं, वहां पे जितना बायोमास बना था उसका रेट जीपीपी, उस जीपीपी में से कुछ रेस्पिरेटरी लॉस के फॉर्म में कंज्यूम हो गया बायोमास। अब जो बच्चा है वो स्टोर हो जाता है एनपीपी में। अब ये जो स्टोर्ड बायोमास है इसी को तो हेटेरोट्रॉफ्स कंज्यूम करते हैं। मतलब हेटेरोट्रॉफ किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स की एनपीपी पर डिपेंड, ठीक है। और इसीलिए तो कहा जाता है वो बेस ऑफ लाइफ है। नीचे देखिए रीजन में लिख रखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अवेलेबल बायोमास है फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ, कि वो अवेलेबल बायोमास है जो हेटेरोट्रॉफ कंज्यूम कर सकते हैं। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे देखिए, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% of the surface, productivity of ocean are only 55 billion tons। अब इतना ज्यादा एरिया कवर करते हैं 70% ऑफ बायोस्फीयर, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम आई 55 बिलियन टन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पुअर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है। अब ये दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं ऑलरेडी बताती हूँ उस क्वेश्चन में लाइट को रीजन दे रखा था तो भी सही बात थी, इसमें पुअर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एक दूसरा रीजन बता दिया तो भी तो सही एक्सप्लेनेशन है। तो 1 स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन 1 आ जाए। आगे देखो, फ्रेगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डिकम्पोजिशन का, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उस पर कैटाबोलिज्म होना और ज्यादा ईजी हो जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीजन लिखा है फ्रेगमेंटेशन हेल्प करता है लीचिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड मिनरल्स। ये तो गलत है ना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स में तोड़ देना, टुकड़ों में तोड़ देना। और ये तो लिखा है लीचिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल, एक तो इनऑर्गेनिक होना चाहिए, लीचिंग में तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक नीचे जाके सेटल डाउन कर जाते, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ऑप्शन अपना 3rd सही। डिकम्पोजिशन एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऐसा इसलिए ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा जा रहा है इनऑर्गेनिक में, इस ब्रेक डाउन में ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन तो चाहिए ना, लीड्स टू एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस, कि कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑर्गेनिक मैटर का। तो दोनों ही बात सही है,
असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन ने कहा ऑक्सीजन चाहिए, रीजन ने बता दिया ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो एक्सप्लेन कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्या हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल। आगे देखो, असर्शन लिखा है कि डेट्रेटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद ग्रीजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स, बिल्कुल सही। अब डेट्राइटस फूड चेन और ग्रीजिंग फूड चेन कुछ लेवल्स पे इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं, चलो देख लेते हैं। मैंने कहा प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं इंसेक्ट्स, मान लो इंसेक्ट्स कंज्यूम करें, इंसेक्ट्स को स्पैरो खा जाती है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं। डेट्राइटस है डेड मैटर, डेड मैटर पर अर्थवॉर्म डेट्राइटिवोर्स फीड करते हैं, एनर्जी लेते हैं, अर्थवॉर्म को स्पैरो खा जाती है। तो देखा जाए तो स्पैरो डेट्राइटस फूड चेन का पार्ट भी और जीएफसी का भी पार्ट है। तो देखा जाए स्पैरो वो कनेक्टिंग लिंक है दोनों के लिए, तो कनेक्ट कर रही है ना। और नीचे देखिए, some of the organism of DFC are prey to GFC animals, some of the organism are of omnivorous। तो बिल्कुल सही है कि जैसे अर्थवॉर्म एक प्रे है फॉर स्पैरो, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए ना, तो ये एक्सप्लेन भी करें कैसे वो आपस में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आगे देखो, यहाँ पे असर्शन में लिख रखा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ एनी इकोसिस्टम। कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है, उसमें बहुत कम वेरिएशन, उसमें एकदम वेरिएशन नहीं देखा जाता, हमेशा अपराइट ही है। कैसे, क्योंकि इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही तो अपराइट है, क्योंकि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, बाकी तो लॉस हो जा रही ना। तो अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पे, चलो यहाँ पे इस तरीके से देखो, ट्रॉफिक लेवल 1 पे अगर 1000 किलो जूल एनर्जी है, ट्रॉफिक लेवल 2 पे सिर्फ 10% जाएगी, 100 किलो जूल। ट्रॉफिक लेवल 3 पे 10 किलो जूल। हम देख सकते हैं सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है, तो हमारा क्या है, अपराइट है। तो ये एक सही एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1। एट अ गिवन स्पीशीज, एसेशन देखो, a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same, बिल्कुल ही सही बात कि एक टाइम पे एक स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट कर सकती, स्पैरो ही है वो। अगर स्पैरो सीड्स को खा ले तो प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर स्पैरो इंसेक्ट को खा ले, वो इंसेक्ट जो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है, वो डिपेंड करता है उसकी फीडिंग रिलेशनशिप पर, ना कि एक स्पीशीज एज सच। तो असर्शन रीजन दोनों सही, और रीजन ने कह दिया कि हम ये नहीं कह सकते एक ही ट्रॉफिक लेवल पे होगी, वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी वाली नहीं है, ये तो एक फंक्शनल रोल की बात कर रहा है। फंक्शनल रोल तो चेंज हो सकता है ना, तो हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलिए, जो सेप्रोफाइट्स हैं उन्हें कोई प्लेस नहीं दी गई इन इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑल्दो दे हैव वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। सेप्रोफाइट्स को कोई प्लेस नहीं दी गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजिशन करा, लेकिन कोई रोल, कोई जगह नहीं दी गई, ये एक लिमिटेशन थी इकोलॉजिकल पिरामिड की। सेप्रोफाइट्स हैव नो ट्रॉफिक लेवल। अब ये बात भी तो बिल्कुल सही है कि उनका कोई स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल नहीं होता। देखो, डिकम्पोजिशन तो अलग अलग का हो सकता है ना, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है जो प्राइमरी कंज्यूमर हो या सेकेंडरी कंज्यूमर हो, उस पर डिकम्पोजर काम कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होते ना, इसलिए तो उन्हें कोई प्लेस नहीं दी गई थी। तो ये क्या असर्शन रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स की, सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, से स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। तो मतलब अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन एन इकोसिस्टम, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, बिल्कुल सही है।
रीजन देखिए, स्टैंडिंग स्टेट कॉन्स्टेंट रहती है, इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम ऐसा नहीं हो। अलग अलग इकोसिस्टम में स्टैंडिंग स्टेट अलग होती है। देखा जाए तो फॉरेस्ट जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अलग हो सकते हैं। जहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, कंपेयर ऐसी जगह जहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो है। तो ये जो अमाउंट है ये सेम नहीं रहती, वेरी करती है। ऑल्सो सीजनल बेसिस पे भी वेरी करती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती। किसी सीजन में ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो असर्शन तो सही था पर रीजन था गलत। ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। इन बिग इकोसिस्टम बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हैं ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल और क्या बनाती है, फूड वेब। फूड वेब का मतलब है जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो तो फूड वेब हो गया। रीजन में देखा है फूड वेब में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है जो कि बाय डायरेक्शनल नहीं बच्चा। मतलब फूड वेब का मतलब है कि पाथवे अलग अलग हो सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर की, लेकिन वो रहेगी हमेशा यूनी डायरेक्शन। कभी भी इस तरफ से नहीं आएगी, जाएगी इसी तरफ। तो ये क्या कह रहे हैं, गलत हो गया। असर्शन रीजन, असर्शन सही था, रीजन गलत था। अगर ये लाइन असर्शन पे ये आता ना कि फूड चेन इंटरलिंक्ड है, फूड वेब बनाते और एग्जाम्पल में दे देते, फूड वेब का बना देते कि स्पैरो इस फूड चेन का भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, तो उसको सही एक्सप्लेनेशन मानते जब इस तरीके से एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया जाता। अभी तो रीजन ही गलत है। असर्शन देखो, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर करता है डिकम्पोजिशन, और अगर लो टेम्परेचर हो तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, एनारोबाइसिस होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो डिकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाती है और एरिया में ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो असर्शन सही। रीजन लिखा है कि ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड किया जाता है बाय सम माइक्रोब्स जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स को सिक्रीट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। दोनों ही सही, लेकिन असर्शन हमारे फैक्टर्स की बात कर रहा था, रीजन में मिनरलाइजेशन की बात की जा रही है। दोनों अलग अलग बातें हैं तो हमारी नॉट करेक्ट। असर्शन देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग वाटर इनसॉल्युबल नहीं, ब्लीचिंग में वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे नीचे जाके सेटल डाउन कर जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो ये तो गलत हो गया। रीजन में लिखा है कि बैक्टीरिया फंगल एंजाइम डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपल ऑर्गेनिक। नहीं बच्चा, हमारे क्या करते हैं कैटाबोलिज्म में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ना एंजाइम तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे, और उससे बच्चा कैटाबोलिज्म नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, मिनरलाइजेशन कहते हैं। ये भी गलत है। असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों गलत है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे assertion reason both are false है, ओके। The annual net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter। बिल्कुल सही बात है, एनपीपी 170 बिलियन टन है पूरे बायोस्फीयर की। रीजन में लिखा है बेशक ओशियंस ने 70% ऑफ सरफेस कवर कर रखा है, प्रोडक्टिविटी ओनली 35, नहीं बच्चा 55 बिलियन टन। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होती है डिकम्पोजिशन के टाइम, बिल्कुल सही बात है। अब ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है, मिनरलाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। ऑल द 5 प्रोसेस इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट एट डिफरेंट टाइम स्टेप बाय स्टेप, नहीं, जो भी 5 प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली काम करती है। ऐसा नहीं होता एक के बाद एक हो रही, सारी साइमल्टेनियसली वर्क कर रही, ठीक है। तो असर्शन सही था, रीजन गलत, ऑप्शन थर्ड। जो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो सन की रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, मतलब फूड फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये तो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ चुके हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस बाय द यूज ऑफ सनलाइट। एक रीजन देखिए, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन ओनली सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल इकोसिस्टम। अब ये भी तो सही है कि हमारे एकदम डीप सी हाइड्रो, अब स्टेटमेंट्स दोनों ही सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं।
अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं है, आप अगर इसको उल्टा करो कि सनलाइट ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्यों है, क्योंकि प्लांट्स और जो बैक्टीरिया है वो इसी लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और आगे काम करती है, एनर्जी फ्लो होती है, तो वो सही होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि सन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन एनर्जी तो और भी है ना, एनर्जी तो हीट एनर्जी भी जो वॉल्केनिक इरप्शन से होती है, लेकिन ये जब उल्टा कहते तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती। अभी ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑप्शन आएगा सेकंड। आगे देखो, इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कुछ न्यूट्रिएंट्स tied up with the biomass of microbes and become temporarily unavailable to other organisms, such as incorporation of nutrients is called nutrient immobilization. अब न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन एक नई टर्म, आप समझिए कुछ न्यूट्रिएंट्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको माइक्रोब्स ने कंज्यूम कर लिया, अब वो माइक्रोब्स को जब तक कोई और नहीं खा जाता वो न्यूट्रिएंट्स इमोबिलाइज हो गए ना, बाकी और कोई कंज्यूम नहीं कर सकते, वो न्यूट्रिएंट्स लिविंग में चले गए तो वो इमोबिलाइज हो गए, इसी को न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन कहा जाता है। रीजन में लिखा है एनिमल पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर, गलत। एनिमल पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो एनिमल पर फीड कर रहे हैं, एनिमल प्लांट पर कर रहे हैं, तो सेकेंडरी होने चाहिए ना, सेकेंडरी या टर्शरी होने चाहिए, जबकि प्लांट पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहे हैं, वो हर्बीवोर हुए ना, प्लांट पैरासाइट प्राइमरी कंज्यूमर, तो रीजन क्या है, गलत। ऑप्शन 3, primary production is defined as amount of biomass or organic matter produced per unit area over a period of time by plants during photosynthesis. कि प्राइमरी प्रोडक्शन वो पूरा बायोमास है जो प्लांट्स बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर यूनिट एरिया, जितना अमाउंट ऑफ बायोमास बना उसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे ना। प्राइमरी याद रखना हमेशा प्लांट्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए बोला जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है वेट की फॉर्म्स में, किलो कैलोरी, मोल या एनर्जी किलो, ये गलत है बच्चे। देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमेशा टाइम एक कंपोनेंट होना चाहिए और ऐसा यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एनर्जी की टर्म्स में देखा जाए तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये यूनिट गलत दे रखी। तो असर्शन तो सही था, प्राइमरी प्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, बट रीजन था गलत, ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। आगे देखिए असर्शन, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन, और स्पेसिफिक प्लेस को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल लेवल है ना, अगर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट को खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, अगर एक एनिमल ऐसे एनिमल को खा रहा है जो प्लांट को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक पोजीशन उन्हें मिले उसे ट्रॉफिक लेवल के। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, बिलोंग्स टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और जो कार्निवोर से जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो बिलोंग करते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल सही बात है, और इस चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया, जैसे वो ट्रॉफिक लेवल की बात बता रहे हैं कि फीडिंग रिलेशनशिप में मैटर करता है, अब वो नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया गया एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए, assertion है each trophic level has certain mass of living material at a particular time called standing crop. एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना लिविंग बायोमास होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है या तो मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये बिल्कुल सही है, अब असर्शन रीजन है दोनों सही, लेकिन दोनों ही क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऊपर तो अमाउंट की बात की गई और नीचे मेजरमेंट की बात की गई, तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए असर्शन देखिए, इन फूड वेब मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ऑब्टेन देयर फूड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं,
फीडिंग रिलेशनशिप के बेस पे कि जैसे ग्रास हॉपर प्लांट्स एनर्जी ले रहे हैं क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर है। रीजन कह रहा है एज मच एज फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स that ecosystem is more permanent or stable and is not destroyed naturally or continues for long time। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी वो उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट है किसी बाहर की डिस्टर्बेंस से, उतनी ज़्यादा वो स्टेबल है। ऐसा इसीलिए मान लो फ्लड आ गया, कुछ ऑर्गेनिज्म बेशक एक्सटिंक्ट भी हो गए लेकिन बाकी तो है ना, बाकी तो वो अपने एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होती है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अब दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये तो एक नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल उसे पिरामिड्स कहा जाता है, और पैरामीटर जैसे नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। असर्शन सही है हमारा। पिरामिड्स में जो बेसल है वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर आ जाते हैं, मिड में हमारे हार्बिवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं और सबसे ऊपर आ जाते हैं कार्निवोर। ये बिल्कुल सही, लेकिन दोनों अलग अलग बातें। ऊपर तो पैरामीटर की बात की गई और नीचे बात की गई कि हमारे ट्रॉफिक लेवल कैसे अरेंज है, तो ये भी क्या हो गई, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखो, एक इकोसिस्टम उसे फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कहा गया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और इंटरेक्ट करते हैं सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं, ठीक है। रीजन में कहा जा रहा है कि इकोसिस्टम वेरी करता है ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी, और दो टाइप होता है टेरेस्ट्रियल इक्वेट। अब बच्चा दोनों सही है लेकिन ऊपर तो उसके स्ट्रक्चर की बात की गई, नीचे उसके साइज की बात करें, दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है, तो ये क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे देखो, जो पिरामिड है बायोमास का, सी इज जनरली इन्वर्टेड क्योंकि वहां पे फिशेस का बायोमास ज्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखा जाए फाइटोप्लैंक्टन्स, उससे ज्यादा ज़ूप्लैंक्टन्स और उससे ज्यादा फिशेस, ऐसा देखा जाता है। रीजन में देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट रहती है एंड कैन नेवर बी इन्वर्ट। ये तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, ऊपर बात कर रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों अलग बातें कर रहा है। क्योंकि एनर्जी जब भी फ्लो होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में तो एनर्जी कुछ रिलीज हो जाती है हीट की फॉर्म। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट है, बट एक बायोमास की बात कर रहे हैं, एक एनर्जी की, दोनों क्या है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोई भी एनर्जी ट्रैप नहीं होती एक ऑर्गेनिज्म में, रिमेन्स इन इट फॉरएवर। बिल्कुल सही बात है सर, ये जो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म में वो हमेशा उस ऑर्गेनिज्म में नहीं रहती, हमेशा के लिए नहीं है वो, ठीक है। रीजन में लिखा है जो एनर्जी ट्रैप हुई प्रोड्यूसर्स में, या तो वो आगे पास हो जाएगी, कंज्यूमर्स ले लेंगे, या जब मर जाएगा तो वो डेट्रेटर्स फूड चेन में चली जाएगी। तो असर्शन रीजन दोनों सही, और रीजन में एग्जाम्पल के तौर पे उसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि कैसे हमेशा उसमें नहीं रह रही, तो ये क्या बचा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखो, एनिमल्स को बोला जाता है कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ। अब ऐसा क्यों है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्लांट्स पर फीड करते हैं या प्लांट्स से एनर्जी ले रहे हैं, खुद ऑर्गेनिक मैटर नहीं बना रहे। बिल्कुल सही है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, या तो डायरेक्टली, या तो हर्बीवोर है सीधा प्लांट्स को खा रहे हैं, या कार्निवोर है इनडायरेक्टली ले रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड नीड्स। कॉजेशन रीजन दोनों सही है ना। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया गया कि एनिमल्स कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर खुद नहीं बना रहे, वो प्लांट से ले रहे हैं। तो दोनों क्या है, सही है, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। जो पिरामिड है बायोमास का वो इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है बताओ, क्योंकि बायोमास का जो फिश है, फिश का जो बायोमास है वो ज्यादा होता है ज़ूप्लैंक्टन से, और ज़ूप्लैंक्टन का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा है। वो यही तो लिख रखा है। असर्शन सही है, इन्वर्टेड है, और नीचे बता दिया किस तरीके से इन्वर्टेड है, क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
और यहाँ पे बच्चे हमने इकोसिस्टम के बहुत सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अलग अलग टॉपिक के सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या कोई और असर्शन रीजन आपको परेशान कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।